एक नियम व्यवस्था से बंधे हम सब। प्रकृति के आंगन में रहने और पलने वाले सभी प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता दिखाई देती और प्रतीत होती है। यहाँ तक कि एक परिवार में रहने वाले मनुष्य भी अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं और आपस में थोड़े बहुत काम चलाऊ घनिष्ठ संबंध रखते हुए शेष जीवन स्वतंत्र रूप से व्यतीत करते हैं। परंतु ऐसा है नहीं। जड़ चेतन सभी विराट चेतना के अभिन्न अंग हैं और एक नियति चक्र में बंधे एक दूसरे पर इस प्रकार निर्भर हैं कि उनमें से प्रत्येक न केवल एक दूसरे से प्रभावित होता है वरन दूसरों को प्रभावित भी करता है। यूं इस प्रभाव को वातावरण का प्रभाव भी कहा जाता है। युद्ध के दिनों में जिन देशों के बीच युद्ध होता है वहां के नागरिकों में ऐसा जोश उत्पन्न होता है कि शांति काल में वह कहीं नहीं दिखाई देता। उन दिनों देशवासी अपनी व्यक्तिगत या सामुदायिक समस्याओं को भूलकर राष्ट्रीय एकता के ऐसे भावना प्रभाव में बहने लगते हैं कि वैसी एकता अन्य अवसरों पर कदाचित ही देखने में आती है। जबकि दंगों, हिंसात्मक घटनाओं और अन्य विपदाओं के समय आतंक की व्यापक भावना फैल जाती है। कहने को इसे सामूहिक मनोविज्ञान भी कहा जा सकता है, परंतु पिछले दिनों हुए वैज्ञानिक प्रयोगों और अध्ययनों से यह निष्कर्ष सामने आया है कि न केवल मनुष्य ही इस तरह सामूहिक स्थितियों से प्रभावित होता है बल्कि जीव जंतु भी उनसे प्रभावित होते हैं और मात्र ब्राह्मण्य घटनाएं ही प्राणियों को प्रभावित नहीं करती वरन प्रकृति जगत में ब्रह्मांड के किसी भी घटक में होने वाले परिवर्तनों से प्राणी मात्र प्रभावित होते हैं। जिन्हें हम अज्ञ या अल्पज्ञ समझते हैं वे छोटे छोटे जीव जंतु तक साधारण से प्रकृति परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं और उन्हें पहचानते हैं। इन जंतुओं की पहचानने की क्षमता या संवेदनशीलता किस प्रकार काम करती है, यह जानने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जीववेत्ता डॉक्टर जेनेट हॉर्कर ने तिलचट्टों पर कुछ प्रयोग किए। तिलचट्टे रात के अंधेरे में ही अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं और सूरज अस्त हो जाने और अंधेरा घिर आने का संकेत देने वाला केंद्र इनके सिर में होता है। इस तथ्य को जांचने के लिए डॉक्टर हॉर्कर ने एक तिलचट्टे का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इस स्थिति में तिलचट्टे को निश्चित ही मर जाना चाहिए था, परंतु आश्चर्य की बात थी कि वह जीवित था। उस सिर कटे तिलचट्टे की पीठ पर एक पैर कटा तिलचट्टा बांधा गया जिसका सिर सही सलामत था और उन दोनों के शरीर में छेद कर दोनों की काया को एक नली द्वारा जोड़ दिया गया जिससे ऊपर वाले तिलचट्टे का रक्त नीचे वाले सिर कटे तिलचट्टे के शरीर में जाने लगा। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पता लगाया जा सके कि क्या सूरज डूबने और अंधेरा होने का संबंध परिचय केवल मस्तिष्क के केंद्र को ही मिलता है अथवा शरीर के अन्य अंग अवयव भी इस तरह की सूचना देते या परिवर्तनों को पहचानते हैं। एक आश्चर्य तो यही था कि तिलचट्टा जीवित था। दूसरा आश्चर्य यह था कि सिर कटे हुए तिलचट्टे को भी सूरज डूबने पर पता चल गया कि सूरज अस्त हो चुका है और वह अपनी दैनिक दिनचर्या की तरह घोषणा करने के लिए कसमसाने लगा। ऐसा कैसे संभव हुआ? यह जानने के लिए किए गए अनुसंधानों से पता चला कि तिलचट्टे के सिर में एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जो उसे इस बात की सूचना देता है कि सूरज अस्त हो गया है। आगे के शोध प्रयोग जारी रखते हुए हॉर्कर ने तिलचट्टों को दो समूहों में बांट दिया। एक समूह के तिलचट्टों को तो सामान्य परिस्थितियों में रखा गया किंतु दूसरे समूह के तिलचट्टों को दिन भर कृत्रिम अंधकार पैदा कर तथा रात्रि में कृत्रिम रोशनी के बीच रखा गया। देखने में आया कि उससे तिलचट्टों के क्रियाकलापों में यह अंतर आया
कि वे कृत्रिम रोशनी को दिन समझकर रात में भी दिन की तरह रहते थे तथा दिन में पैदा किए गए कृत्रिम अंधकार में रात की तरह हरकतें करने लगते। इन तिलचट्टों के सिर की वे गुच्छिकाएं निकालकर सामान्य तिलचट्टों के सिर में फिट कर दी गई। उनके सिर की सामान्य गुच्छिका संकेत देती कि दिन है, तो भ्रम में रखे गए तिलचट्टों की गुच्छिका रात का संकेत देती। इस व्यतिक्रम को सामान्य तिलचट्टे अधिक न सह पाए और थोड़े ही दिनों में मर गए। इन प्रयोगों के आधार पर डॉक्टर जेनेट ने प्रतिपादित किया कि प्रकृति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करना संकटों को आमंत्रण देना है। प्रकृति ने सभी प्राणियों को नियति चक्र पहचानने और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की सुविधा दे रखी है। उसमें कोई हस्तक्षेप करता है या व्यवधान आता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से अनिष्टकर होता है। प्रकृति परिवर्तनों का बोध मस्तिष्क वाले अर्थात तंत्रिका संस्थान युक्त शरीर रचना वाले प्राणियों को ही होता है, तांत्रिका विहीनों को नहीं। ऐसी बात भी नहीं है। पृथ्वी पर विद्यमान सबसे लघुकाय प्राणियों एवं कोशीय जीवों तक को इसका पता चल जाता है। युग्लिना नामक एक कोशीय जीव पर जिसे अमीबा की तरह न वनस्पति वर्ग में रखा जा सकता है और ना ही जंतु वर्ग में। प्रयोग करने में यही तथ्य सामने आया है कि जंतु युग्लिना की एक कोशिक काया में भरा द्रव्य सूरज की धूप से ऊर्जा कर्षित कर अपना काम चलाता है। ऊर्जा को खींचते समय उसकी एक अति सूक्ष्म चाबुक जैसी पूंछ, जिसे कशाभिका कहा जाता है, इधर उधर घूमती है। दिन में वह सूरज से ऊर्जा प्राप्त करता है और रात्रि में अपने आसपास के अन्य एक कोशीय जीवों को अपना आहार बनाता है। युग्लिना की कशाभिका प्रकाश के प्रति अति संवेदी होती है। जैसे ही प्रकाश होता है यह 1 सेकंड में 12 बार फड़कती है और सूर्यास्त होते ही निष्क्रिय हो जाती है। सूर्य प्रकाश को पहचानने की अद्भुत क्षमता इस जीव में होती है। आंखों से ना दिखाई देने वाले इस नन्हे से जीव को जब कृत्रिम रोशनी में रखा गया तो उसमें कोई हलचल नहीं हुई, और जब दिन के समय अंधेरे में रखा गया तो कशाभिका उसी प्रकार घूमने फड़कने लगी जैसे कि वह सूर्य प्रकाश के समय फड़कती थी। इंच के 10वें हिस्से के लगभग आकार वाली वोल्वॉक्स समुद्र में रहती है। इसमें भी युग्लिना की तरह कशाभिकाएं या पूंछ होती है, लेकिन यह शैवाल अपनी पूंछों से दूसरा ही काम लेता है, वह है समुद्र में तैरने का। इन कशाभिकाओं को दाएं बाएं फेंक कर वह पानी में तैरता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक J.D. पॉल्मर इनका अध्ययन कर रहे थे तो अचानक उनके दिमाग में यह बात आई कि क्या इन पर पृथ्वी के चुंबकीय बलों का कोई प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ वोल्वॉक्सों को परीक्षण के लिए चुना। उनमें से 1/3 को तो सामान्य स्थिति में रखा गया और 1/3 को उत्तर दक्षिण दिशा में झूलती हुई चुंबकीय छड़ के नीचे रखा गया। शेष 1/3 को ऐसी छड़ के सामने रखा गया जो पूरब पश्चिम दिशा में झूल रही थी। इस छड़ का चुंबकीय बल पृथ्वी के चुंबकीय बल से 30 गुना अधिक था। जिन वोल्वॉक्सों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर वाली छड़ के नीचे रखा गया था वे तो सामान्य क्रम से उसी दिशा में मुड़े, परंतु जिन्हें प्रतिकूल दिशा में रखी गई चुंबकीय छड़ के नीचे रखा गया था उनमें से आधे भी उस छड़ की दिशा में नहीं गए थे। इस तरह के अनेक प्रयोगों द्वारा पाल्मर ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये छोटे छोटे जीव जंतु न केवल पृथ्वी की चुंबकीय क्षमता से प्रभावित होते हैं बल्कि उन्हें पहचानते भी हैं। प्रकृति नियमों का पालन सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े जंतु और वनस्पति तक बड़ी इकाई कड़ाई के साथ करते हैं।
इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जीव जंतु और वृक्ष वनस्पति तक प्रकृति के सामान्य से सामान्य नियमों से प्रभावित होते हैं। डॉक्टर फ्रैंक ब्राउन ने पिछले 32 वर्षों से इस दिशा में गहन शोध अध्ययन किया है और पाया है कि प्रकृति परिवार का प्रत्येक सदस्य एक नियति चक्र में बंधा अपने क्रियाकलाप संपन्न करता है। सूरजमुखी का फूल तो सूरज की ओर ताकता निहारता ही रहता है। कीचड़ में पैदा होने और पलने वाला एक घोंगा नेसारियस ऑप्सोलिश भी सूर्य के साथ साथ चलता है। डॉक्टर ब्राउन ने इंग्लैंड के समुद्री तट पर कोई 34,000 घोंघों का अध्ययन निरीक्षण किया तथा पाया कि ये घोंघे सुबह से शाम तक पूरब से पश्चिम की ओर ही अपनी गति दिशा रखते हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में भी रखा गया जहाँ कि उन्हें सूर्य के उगने और दोपहर में आकाश के बीचों बीच आने तथा बाद में पश्चिम दिशा में ढलने का पता ही न चले। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा उत्पन्न किए गए अवरोध से वे अप्रभावित ही रहे। रात में जब कभी उन्हें चलना होता तो वे चंद्रमा से प्रभावित होकर उसी दिशा में बढ़ते हैं। अमावस्या के दिन तो वे एक तरह से छुट्टी ही मानते हैं। ग्रूनियन नामक एक समुद्री मछली तो पूरी तरह चंद्रमा के साथ अपनी जीवनचर्या व्यतीत करती है। पूर्णिमा के दिन जब समुद्र में ज्वार आता है या पानी की लहरें अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक जमीन पर पहुंचती हैं, तो ये मछलियां उन लहरों के साथ अपने अंडे लेकर तट पर आती तथा बालू पर छोड़ जाती हैं। अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली सीपियां केवल पूर्णमासी के दिन ही अपना मुंह खोलती हैं। ऐसा कहीं समुद्र में उठने वाले ज्वार के प्रभाव से तो नहीं होता। यह सोचकर डॉक्टर ब्राउन ने कुछ सीपियां प्रयोगशाला में टब के भीतर पानी भरकर उसमें रखी। वहां भी उन्होंने पूर्णमासी के दिन ही अपना मुंह खोला, जबकि टब में ज्वार के आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। सूर्य और चंद्रमा के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर डॉक्टर एडिसन एंड्रयूज ने कहा है कि मनुष्य भले ही अपने आप को स्वतंत्र समझे, परंतु उसका शरीर जिन पंच तत्वों से बना है वे पंच तत्व ब्रह्मांडीय हलचलों से प्रभावित होते हैं तथा उनका असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। पृथ्वी और मनुष्य शरीर की संरचना में साम्य दर्शाते हुए उन्होंने लिखा है कि हमारी नसों में बहने वाला रक्त समुद्री जल से अद्भुत साम्य रखता है और जब पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार उठता है तो हमारी शिराओं में भी ज्वार उठने लगता है। उन्होंने डॉक्टरों को सलाह भी दी है कि वे जहां तक संभव हो पूर्णिमा के दिन कोई ऑपरेशन ना किया करें, क्योंकि उस दिन अधिक रक्त बहने की संभावना रहती है। स्वयं अपने संबंध में उन्होंने लिखा है कि भले ही मुझे कोई अंधविश्वासी क्यों ना समझे, पर मैं केवल अमावस की रात या दिन को ही ऑपरेशन के लिए चुनता हूँ। यदि कोई ऑपरेशन कुछ समय के लिए भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, तभी उसे बिना यह विचार किए करना चाहिए, अन्यथा अमावस का दिन ऑपरेशन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। मनुष्य शरीर और समुद्र आदि तो दूर की बात रही, अब तो एक प्याली में भरे हुए पानी पर भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को मापा जाने लगा है। चंद्रमा और वर्षा के पारस्परिक संबंधों को लेकर भी वैज्ञानिक विचित्र निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। उनके अनुसार पूर्णिमा के समय तक अर्थात शुक्ल पक्ष में बादलों पर ब्रह्मांडीय धूल की अधिक वर्षा होती है और उन दिनों कृष्ण पक्ष की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार अनेक प्रतिपादनों और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया जाने लगा है कि समूचा विश्व ब्रह्मांड एक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। सबके लिए एक से नियम है, एक सा नियति चक्र है और सभी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार
उनसे प्रभावित होते हैं। यह अंतर संबंध अनायास ही इस अध्यात्म मान्यता की पुष्टि कर देता है कि समूचा विश्व ब्रह्मांड एक ही विराट चेतना का अंग है और भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले घटक केवल उस अग्नि के अलग अलग स्फुलिंग मात्र हैं।